हेलो वेलकम टू एनीवेयर डोर। तो ये है हमारी इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर 2 विच इज़ सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो फर्स्ट टॉपिक है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस लुक एट दिस पिक्चर्स। यू विल फाइंड दैट पीपल आर इंगेज्ड इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इन सारी पिक्चर्स पे अगर हम ध्यान दें, ये जो जितने भी पिक्चर्स दी हैं इन्हें देखकर हम ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हर कोई इंसान अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी जिस एक्टिविटी के बदले आपको पैसे मिले, जैसे कि खेतों में काम करना किसान का जो होता है, या फिर जैसे कि दिखा रहे हैं यहाँ पर ये पोस्टमैन का काम, या फिर ऐसे सामान को इधर से उधर ट्रांसफ़र करना, ये काम है ना, खेती, शॉपकीपर। तो इन सब काम के बदले हमें पैसे मिलते हैं, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन जैसे पढ़ना या फिर खाना बनाना, ये सारी जो एक्टिविटीज़ है, खेलना, इनके बदले में पैसे नहीं मिलते, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होती। सम ऑफ दीज आर एक्टिविटीज़ प्रोड्यूसिंग गुड्स, अदर सम आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज। इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में से कुछ एक्टिविटीज़ में लोग गुड्स बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि जो खेतों में काम करते हैं वो गुड्स बनाते हैं, और जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं जैसे कि टीचर्स, डॉक्टर्स, ये हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई भी गुड्स नहीं बनाते ये। These activities are happening around us every minute। और ये जो एक्टिविटीज़ मैंने बताई जैसे डॉक्टर, टीचर और फार्मर, इन सब की अलग अलग वो है। मतलब जैसे फार्मर है वो प्रोड्यूस करता है गुड्स, ठीक है। टीचर और डॉक्टर्स हैं वो सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये सारी एक्टिविटीज़ किस में आती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी में, क्योंकि इनके बदले पैसे मिलते हैं। अब ये जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं हर पल हर जगह हो रही होती हैं, तो हम इन एक्टिविटीज़ को कैसे समझ सकते हैं? एक तरीका है कि हम इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं कुछ क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके, और इन ग्रुप्स को हम कहते हैं सेक्टर्स। तो ये होते हैं सेक्टर्स, इनको हम सेक्टर्स कहते हैं, इन ग्रुप्स को। तो आगे देखते हैं, इन सेक्टर्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो ये स्टार्ट होता है यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक हमारा, मतलब नेक्स्ट पैरा। आर मैनी एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्स। ऐसी बहुत सी एक्टिविटी होती है जिनको हम नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करके करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में कॉटन की कल्टीवेशन, ये प्रॉपर एक क्रॉप सीजन में होती है, और कॉटन की ग्रोथ के लिए वी डिपेंड मेनली बट नॉट एंटायरली ऑन नेचुरल फैक्टर। और जो कॉटन की जो ये होती है ग्रोथ होती है, इस पे हम एकदम एंटायरली पूरी तरह नहीं, लेकिन मेनली कहें तो रेनफॉल, सनशाइन, क्लाइमेट, ऐसे नेचुरल फैक्टर्स पे हम डिपेंड करते हैं। लेकिन एकदम ऐसा भी नहीं कि पूरी तरह इन पे होता है, बट इनकी हमें ज़रूरत होती है। और जो इस एक्टिविटी का प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? कल्टीवेशन के बाद कॉटन आता है, जो कि एक नेचुरल प्रोडक्ट होता है। उसी तरीके से अब जैसे इसमें नेचुरल प्रोडक्ट बना नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू, ऐसे ही जैसे डेयरी की एक्टिविटी होती है, इसमें हम जो एनिमल की बायोलॉजिकल प्रोसेस है और जो खाने की जो अवेलेबिलिटी है एनिमल्स के लिए फॉडर वगैरह की, उन पर डिपेंड करती है। और फिर जो वो प्रोडक्ट देते हैं जैसे कि मिल्क, ये भी एक नेचुरल प्रोसेस, मतलब नेचुरल प्रोडक्ट बनता है। तो ये भी एक क्या हुई? एक्टिविटी हुई, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से हुई, ठीक है। सिमिलरली मिनरल्स और जो ओर्स होते हैं ये भी नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं। When we produce a good by exploiting natural resource, it is an activity of primary sector। जब भी हम किसी भी नेचुरल रिसोर्स का यूज़ कर कोई भी गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो एक्टिविटी किस सेक्टर के अंदर आएगी? प्राइमरी सेक्टर के अंदर। जैसे कि कॉटन की कल्टीवेशन हमने एग्जांपल देखा, इसमें नेचुरल रिसोर्स का, कॉटन का ही यूज़ कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, और नेचुरल प्रोडक्ट ही बना रहे हैं फिर, जो कि है कॉटन। ऐसे ही हम जो हमारा नेचर में एनिमल्स आते हैं उनका यूज़ करके, ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट मिल्क बना रहे हैं, तो ये प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी होती है। ऐसे ही जो मिनरल्स और वाला एग्जांपल है, ये भी इसमें नेचुरल प्रोडक्ट बनते हैं, लास्ट में मिनरल्स और ऑर्स, तो ये भी क्या है? प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी। बेसिकली प्राइमरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो हम नेचुरल रिसोर्स का यूज़ कर जो गुड्स बनाते हैं, फिर उस एक्टिविटी को हम प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी बोलते हैं। अब इसको हम इसको हम प्राइमरी क्यों बोलते हैं? वो इसलिए क्योंकि दिस इज़ बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। और फिर क्योंकि एक बेस होता है, क्योंकि और भी जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं
वो इन्हीं से बनता है, इनकी हेल्प से बनता है, तो ये एक बेस फॉर्म करती है, इसलिए इसे हम प्राइमरी बोलते हैं और प्राइमरी सेक्टर इसका नाम रखा है। Since most of the natural products we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry, this sector is also called agriculture and related sector. और जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट हम यहाँ से बनाते हैं इस प्राइमरी सेक्टर में एक्टिविटीज़ के थ्रू, जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट हम बनाते हैं वो हमें एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री इन सब से मिलते हैं, तो इन्हें हम प्राइमरी सेक्टर के साथ साथ एक नाम से और जानते हैं, वो है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी इसका नाम है। प्राइमरी सेक्टर और एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर एक ही है। तो अब नेक्स्ट आता है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसको भी देख लेते हैं एक बार। नीचे है इसका पैरा। सेकेंडरी सेक्टर covers activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing that we associate with the industrial activity। मतलब सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि प्राइमरी सेक्टर में बनाए जाते हैं, उनको फिर मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू दूसरी फॉर्म्स में चेंज कर दिया जाता है और इन्हीं एक्टिविटी को हम सेकेंडरी सेक्टर्स की एक्टिविटी कहते हैं। इट इज़ नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी। जैसे प्राइमरी जो सेक्टर की जो एक्टिविटी है वो ख़त्म होती है, यानी कि कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट बनता है नेचुरल सोर्सेज के थ्रू, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी का ही होता है, क्योंकि फिर जब वो नेचुरल प्रोडक्ट बनता है तो उसको आगे फिर दूसरी फॉर्म में चेंज किया जाता है। द प्रोडक्ट इज़ नॉट मेड बाय नेचर बट हैज़ टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज essential. This could be in a factory, a workshop or at home. For example, using cotton fiber from the plant, we spin yarn and weave cloth. यानी कि इसमें ये बोला है जैसे नेचुरल प्रोडक्ट बन गया प्राइमरी सेक्टर में, अब आगे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उस चीज़ की और उसे और किसी चीज़ में बदलेंगे, और ये कहीं भी हो सकता है, ये किसी फैक्ट्री में भी हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग, किसी वर्कशॉप या किसी घर में भी हो सकती है। एग्जांपल जैसे कॉटन फाइबर लिया हमने प्लांट से, तो ये तो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी होगी। कॉटन फाइबर लिया प्लांट से, ठीक है, नेचुरल सोर्स से हमने नेचुरल प्रोडक्ट बनाया। अब मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू हम जो कॉटन फाइबर है उसको स्पिन करेंगे, यार्न करेंगे और क्या करेंगे, उसका कपड़ा बना लेंगे। तो ये क्या हुआ, सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी। ठीक है, एक और एग्जांपल जैसे शुगर केन है, वो रॉ मटेरियल है, ठीक है, एक तरह से प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है शुगर केन को उगाना, लेकिन आगे फिर उसकी और ज़्यादा उसको कन्वर्ट करना शुगर में या गुड़ में, तो वो हमारी सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी होती है, क्योंकि उसमें हम नेचुरल प्रोडक्ट जो बन चुका है ऑलरेडी प्राइमरी सेक्टर में उसको आगे और फॉर्म्स में चेंज करते हैं थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, और एक अलग फॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि शुगर केन की मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू उसको शुगर या गुड़ में चेंज किया। वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स एंड यूज ब्रिक्स टू मेक हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। जैसे कि अर्थ होती है, एक टाइप की मिट्टी होती है, उससे हम फिर क्या बनाते हैं, ईंटें, फिर ईंटों से हम क्या बनाते हैं, बिल्डिंग्स। तो ये वही है, इससे हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आगे, तो ये सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी है। सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकम्स एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज दैट केम अप, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब जैसे कि इस सेक्टर में जो भी मेन काम होता है वो इंडस्ट्रीज में होता है, तो इसको मतलब एक तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर इसलिए बोला जाता है। तो प्राइमरी सेक्टर का नाम क्या बताया था, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, ऐसे ही सेकेंडरी सेक्टर को भी हम इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं। अब लास्ट सेक्टर आता है यहाँ पर, बैटरी खत्म हो गई। After primary and secondary, there is a third category of activities that fall under tertiary sector and is different from above two. अब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ के बाद एक तीसरी कैटेगरी आती है एक्टिविटीज़ की, जो कि आती है किसके अंडर, टर्शरी सेक्टर के अंदर। ये जो ऊपर हमने दोनों पढ़ी, प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ और सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज़, इनसे बिल्कुल अलग है। These are activities that help in development of primary and secondary sector. इस सेक्टर में बेसिकली वो एक्टिविटी होती है जिनके कारण प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी में डेवलपमेंट हो। ओए! These activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or support for the production process. इस सेक्टर की जो एक्टिविटीज़ होती है वो खुद से कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती, कोई भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन एक सपोर्ट होती है इन सारे प्रोडक्शन का,
खुद नहीं करेगी कोई भी सामान प्रोड्यूस, लेकिन हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स और ट्रेन्स एंड देन सोल्ड इन होलसेल एंड रिटेल शॉप्स। अब जैसे कि गुड्स जो प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर्स में बनते हैं उनको ट्रांसपोर्ट कराने की ज़रूरत है ना, तो उनको हम ट्रक्स या ट्रेन से ट्रांसपोर्ट कराएंगे ताकि वो आगे होलसेल में या रिटेल शॉप में जाके बिके। तो उनको जो है प्रोडक्ट तो प्राइमरी सेकेंडरी बना लिया, लेकिन उनको सपोर्ट चाहिए ट्रांसपोर्टेशन का ताकि वो आगे जा सके। तो वो सपोर्ट कौन देता है? टर्शरी सेक्टर की एक्टिविटीज़। ठीक है। एट टाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर दीज इन गोडाउंस, और इनको कई बार गोडाउंस में स्टोर करने की भी ज़रूरत पड़ती है प्रोडक्ट्स को। We also may need to talk others over telephone or send letters, communication or borrow money from banking to help production and trade। कई बार हमें जो है टेलीफोन की या लेटर सेंड करने की या कम्युनिकेशन की बेसिकली जो है ज़रूरत होती है, या फिर बैंकिंग की ज़रूरत होती है पैसे लेने देने में। तो ये कम्युनिकेशन और बैंकिंग ये सब जो टर्शरी सेक्टर में आता है क्योंकि सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आप एग्जाम्पल दे दीजिए जैसे कि ट्रांसपोर्ट की जो एक्टिविटी होती है वो टर्शरी सेक्टर में आती है क्योंकि वो प्रोडक्शन को हेल्प करती है और आगे ले जाने में। स्टोरेज भी, कम्युनिकेशन, बैंकिंग और ट्रेड, ये सारे एग्जांपल है टर्शरी एक्टिविटीज़ के जो कि प्रोडक्शन को आगे और हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है। खुद प्रोडक्शन नहीं करेंगे, लेकिन जो दो सेक्टर्स है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, उन्होंने जो प्रोडक्शन किया उसको और सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ाने में। Since these activities generate services rather than goods, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, गुड्स नहीं बनाते हैं, इसलिए इन्हें हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। सर्विस सेक्टर also includes some essential services that may not directly help in the production of good. For example, we require teacher and doctor and those who provide personal services such as washermen, barbers and cobblers, lawyers and people to do administrative and accounting work. अब सर्विस सेक्टर में सिर्फ यही नहीं आते कि जो बिल्कुल प्रोडक्शन में मदद करे डायरेक्टली, वो भी आते हैं जो एक तरह से करते हैं मदद बट डायरेक्टली प्रोडक्शन में मदद नहीं करते, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, है ना, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या जो वॉशरमैन्स हो गए, बार्बर्स हो गए, ये सारे। In recent times, certain new services based on information technology such as internet cafe, ATM booths, call centers, software companies, etc. have become important। और ये भी और कुछ एग्जांपल है जो सर्विसेज अब और प्रोवाइड कर रहे हैं मॉडर्न डेज में। ठीक है। तो ये भी अब टर्शरी सेक्टर में ही आती हैं ये एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर ये लिखा है मेन इसमें कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जिनको हमने 3 कैटेगरी में बांटा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होती हैं, तीनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे सपोज प्राइमरी सेक्टर में कोई चीज़ बन गई, अब उसको आगे और चीज़ों में उसको कन्वर्ट करना है, अगर सेकेंडरी सेक्टर नहीं होंगे तो वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है। और सेकेंडरी सेक्टर को अगर मैन्युफैक्चर करना है तो वो किसको करेंगे? प्राइमरी सेक्टर होगा तभी तो नेचुरल प्रोडक्ट बनेंगे और तभी तो वो मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। और इन दोनों को, सेकेंडरी और प्राइमरी को, दोनों को टर्शरी की ज़रूरत पड़ती है सर्विसेज के लिए। इसीलिए ये तीनों कैटेगरीज हैं, जो तीनों सेक्टर्स हैं, ये हाईली इंटरडिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। अब इन तीनों सेक्टर्स को आपस में कंपेयर किया जाएगा। तो अब नेक्स्ट है कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। तो इन तीनों को कंपेयर करना है तो इसे भी देख लेते हैं। द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है तीनों सेक्टर्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इनमें जो भी एक्टिविटीज़ होती है प्रोडक्शन की, उसमें बहुत सारा प्रोडक्शन होता है तो बहुत सारी मात्रा में गुड्स और सर्विसेज बनती हैं। ऑल्सो द 3 सेक्टर्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन देम टू प्रोड्यूस दिस गुड्स एंड सर्विसेज। और इन तीनों सेक्टर्स में बहुत सारे लोग भी काम कर रहे होते हैं जो ये सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। द नेक्स्ट स्टेप देयरफॉर इज टू सी हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मेनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर। अब अगला स्टेप क्या होता है कि ये बन तो रही हैं सारी चीज़ें, तीनों सेक्टर काम कर रहे हैं, बट नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये देखना कि कितने गुड्स और सर्विसेज बने हैं और कितने लोग हर एक सेक्टर में काम कर रहे हैं। इन एन इकोनॉमी देयर कुड बी 1 or more सेक्टर्स विच आर डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट वाइल अदर सेक्टर्स आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज। इकोनॉमी में एक या एक से ज़्यादा सेक्टर हो सकते हैं जो प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट में मेन हो, जबकि बाकी के काफ़ी ज़्यादा छोटे हो साइज़ में। मतलब इसमें मेनली बस हमें ये बताया गया है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन एक मेन चीज़ आती है कि कितने जो है गुड्स और प्रोड्यूस मतलब गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि जो है प्रोडक्शन।
है और कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट बन रहा है, यानी कि कितने लोग हर एक सेक्टर में काम कर रहे हैं, यानी कि कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट बन रहा है मिल रहा है और कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ये अब मेन होता है देखना। तो देखते हैं आगे। हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। हम कैसे एक एक गुड्स और सर्विसेज को काउंट कर सकते हैं और कैसे जो है हर एक सेक्टर में कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ उसे जान सकते हैं, ये देखते हैं। With so many thousands of goods and services produced, you might think this is an impossible task. इतने सारे मतलब हज़ारों गुड्स और सर्विसेज बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, तो उनको गिनना, इनके बारे में सोचना भी एक इम्पॉसिबल टास्क है। Not only would the task be enormous, you might also wonder how we can add up cars and computers and nails and furnitures. It won't make sense. और मतलब ये इनॉर्मस तो है ही, लेकिन साथ ही साथ मतलब हैरान करने वाला है कि जितनी भी मतलब कार्स बनी हैं, कंप्यूटर बने हैं, छोटी छोटी कीलें तक बनी हैं, फर्नीचर बने, इन सबको कैसे हम काउंट करें, कि का हिसाब कैसे रखें, ये सेंस नहीं बनाता। यू आर राइट इन थिंकिंग सो, और ये सही भी है। To get around this problem, economists suggest that the values of goods and services should be used rather than adding up the actual numbers. ये जो प्रॉब्लम है ये एक सेंस मतलब नहीं बनाती है, मतलब ये सेंस नहीं बनाती है चीज़ कि हम एक एक चीज़ को काउंट करें। तो अब इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने सजेस्ट किया कि जो वैल्यूज़ है गुड्स और सर्विसेज की उनको यूज़ करना चाहिए, जबकि उनके एक्चुअल नंबर है उनको ऐड करने के बजाय। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10,000 किलो वीट इज सोल्ड एट ₹20 पर kg, द वैल्यू ऑफ वीट विल बी रस 2 लाख। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे 10,000 किलो जो वीट है उसको बेचा गया है एट रस ₹20 पर kg के, तो वीट की वैल्यू कितनी हुई, 2 लाख रुपए। एंड द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट्स एट ₹15 पर कोकोनट विल बी ₹75,000। अब जो 5,000 कोकोनट है उनको 15 रुपये पे अगर बेचा गया है पर कोकोनट को, तो 75,000 हो गए। तो इसी तरह जो वैल्यूज़ हैं गुड्स और सर्विसेज की तीनों सेक्टर में, उनको कैलकुलेट करना चाहिए और फिर ऐड करना चाहिए, ना कि एक एक वैल्यूज़ को। ये और अच्छे से आगे समझ आएगा। जैसे अब 10,000 किलो गेहूँ बना है, मतलब इतना ना करके मेन जो वैल्यूज़ हैं उनको कैसे ऐड करना है, ये सारा आगे पढ़ेंगे, सब समझ आ जाएगा और एग्जांपल्स के थ्रू। रिमेंबर देयर इज़ वन प्रिकॉशन वन हैज़ टू टेक, और इस चीज़ को करते टाइम एक प्रिकॉशन भी लेना पड़ता है, वो है नॉट एवरी गुड और सर्विसेज दैट इज़ प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड। कि हर एक गुड्स और प्रोड्यूसेस मतलब हर एक गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई है अभी की है उसको गिनने की ज़रूरत नहीं है। सेंस तभी बनाएगी जब हम जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं उन्हीं को काउंट करें, उन्हीं को इंक्लूड करें तभी। जैसे एग्जांपल ले लो, एक फार्मर है हु सेल्स वीट टू अ फ्लोर मिल फॉर ₹20 पर kg। एक फार्मर है जो कि एक आटा बनाने वाली फ्लोर मिल को जो है गेहूं बेचता है ₹20 पर kg पे। जो मिल है वो ग्राइंड करती है वीट को और उसको एक बिस्किट कंपनी को बेचती है ₹25 पर kg पे। अब जो बिस्किट कंपनी है वो आटा, शुगर, ऑयल और जो है ये सारी चीज़ को यूज़ करके 4 पैकेट बिस्किट के बनाती है और उसको कंज्यूमर को जो है मार्केट में कंज्यूमर्स के पास बेच देती है 80 रुपीज़ में, ₹20 पर पैकेट। तो जो बिस्किट्स है ना वो फाइनल गुड हैं और वो कंज्यूमर के पास पहुंच रहे हैं, तो वो फाइनल गुड्स और सर्विसेज है, तो उन्हीं को काउंट किया जाएगा, ना कि कितना तेल यूज़ हुआ, कितनी शुगर यूज़ हुई, कितना आटा यूज़ हुआ, कितना गेहूँ। नहीं, फाइनल प्रोडक्शन मतलब फाइनल गुड क्या बना है, बिस्किट का पैकेट, तो उसी को काउंट करना है, तभी सेंस बनेगी, तभी हम काउंट कर सकते हैं कि कितना प्रोडक्शन हुआ।